to our YouTube channel SSC Ka Tufan. As I have taught you subject verb agreement the day before, but आज मैं आपको जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स बचे हुए थे वो बताता हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर जगह यदि आप इंग्लिश से कांटेक्ट रखेंगे तो आपको ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जानकारी होना ज़रूरी है। अब जहाँ तक हमने कल पढ़ाया था उसके बाद कि अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे किन किन के साथ में सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए वो वन बाय वन करके आपको डिटेल में पढ़ाया। उसके बाद आगे आप देखिए नेक्स्ट रूल, ये जो वन ऑफ दी होता है, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ दी के बाद अगर प्लूरल नाउन लिखा हुआ है तो उसमें वर्ब सिंगुलर की आएगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि वन ऑफ दी के साथ साथ आगे रिलेटिव प्रोनाउन है तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है जिससे संबंधित है उसी के अकॉर्डिंग वो वर्ब आनी है। एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको बताऊं कि यदि वन ऑफ दी के बाद प्लूरल नाउन है या प्रोनाउन है और उसके बाद में कोई ना कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो, कोई ना कोई रिलेटिव प्रोनाउन, तो जो वर्ब आएगी तो वर्ब जो आएगी वो रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए इस्तेमाल हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आएगी। रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। अब मैं पहले आपको ये बताऊं रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, जैसे विच या जैसे दैट, तो हु विच दैट या ऐसे ही प्रोनाउंस का प्रयोग जिसके लिए होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है। अब देखिए, जैसे यदि वन ऑफ दी के बाद प्लूरल नाउन है और उसमें आगे कोई रिलेटिव प्रोनाउन है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल वर्ब होगी। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल से बात आपके समझ में आएगी, मैं क्लियर करूंगा कैसे। देखिए आप कि ही इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वह मेरे मित्रों में से एक है, मित्रों में से, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु लव मी वेरी मच। ही इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वह मेरे मित्रों में से एक है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या आया? हु। और ये हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसके जो बाद वर्ब आएगी वो ही प्लूरल वर्ब होगी। ठीक है। तो ये इस रूल का मीनिंग है कि वन ऑफ के बाद में अगर प्लूरल नाउन हो और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हो तो जिसके लिए वो, देखिए यहाँ ये हु किसके लिए प्रयोग हुआ है? ही इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वो मेरे मित्रों में से एक है, हु लव मी वेरी मच, जो मुझे बहुत अधिक चाहते हैं। तो जो का प्रयोग किसके लिए हुआ है? माई फ्रेंड्स के लिए, केवल फ्रेंड के लिए नहीं, माई फ्रेंड्स के लिए, कि जो चाहने वाले मित्र हैं उसके उनमें से वह एक है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। डू यू नो कॉर्डिनल सब्जेक्ट्स? कॉर्डिनल, देखिए कॉर्डिनल
एडजेक्टिव्स कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स वे होते हैं जो काउंटिंग को प्रकट करें, मतलब जैसे कि 1 2 3 एक्सेट्रा 1 2 3 ये सब क्या होते हैं 1 2 3 4 5 ये कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं। तो यदि किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में ये कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स हों 1 2 3 और उसके बाद या तो सर्टेन अमाउंट निश्चित अमाउंट हो या सर्टेन वेट या सर्टेन हाइट या सर्टेन डिस्टेंस यदि 1 2 3 के बाद में निश्चित अमाउंट या वजन या ऊंचाई या दूरी इनको प्रकट किया जाता है तो जो वर्ब है वो सिंगुलर की आती है। कहने का मीन्स ये हुआ कि देखिए एग्जाम्पल जैसे 500 किलोमीटर 500 kilometers is a long distance। एग्जाम्पल से आप समझिए, देखिए ये क्या है, ये कॉर्डिनल एडजेक्टिव है, मतलब कि 1 2 3 4 5। उसके बाद ये कॉर्डिनल एडजेक्टिव हुआ हमारा, उसके बाद में ये प्लूरल नाउन हुआ। तो जब भी 1 2 3 4 5 के बाद में निश्चित दूरी, इसमें क्या है सेंटेंस में डिस्टेंस के बारे में बताया गया है। तो क्योंकि डिस्टेंस है, चाहे वो 500 किलोमीटर की हो या 5 किलोमीटर की हो, डिस्टेंस इज सिंगुलर, सो वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड सिंगुलर। ऐसे ही देखिए आप, जैसे 10 रुपीज 10 रुपए इज नॉट ए ग्रेट अमाउंट। कि 10 रुपए एक बड़ी रकम नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यदि कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स ये लिखे हुए हों और उसके बाद में प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर की आएगी, यदि शर्त है, कंडीशन है कि यदि निश्चित अमाउंट, निश्चित वजन, हाइट, डिस्टेंस ये प्रकट हो रही हो तो। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 1 2 3 4 5 के बाद यदि ऐसा कोई नाउन लिखा हुआ है जो अलग अलग यूनिट में डिवाइडेड किया जाता हो, तब जो हमें वर्ब लानी है वो प्लूरल की लानी है। कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स के बाद यदि अलग अलग यूनिट्स का बोध हो, अलग अलग यूनिट के बारे में पता चले, तो
जो वर्ब आएगी वो प्लूरल होगी। अब आप सोचते होंगे अलग अलग यूनिट क्या? अलग अलग यूनिट देखिए इस तरह से, जैसे 50 रुपीज, 50 रुपीज आर टू बी distributed, 50 rupees are to be distributed in the children, मीन्स कि ये 50 रुपए जो हैं ये बच्चों में बांटे जाने के लिए हैं। तो यहाँ अलग अलग यूनिट्स के बारे में बताया गया कि जो 50 रुपीज़ हैं उनकी अलग अलग यूनिट बनाएंगे और अलग अलग बच्चों को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरह से अगर यूनिट्स के बारे में, अलग अलग यूनिट्स के बारे में अगर पता चले तो भले ही यहाँ पर कोऑर्डिनल एडजेक्टिव और प्लूरल प्रोनाउन हो या नाउन हो, वर्ब हमेशा प्लूरल कहलाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, 10 months have passed since he came here। इसका मीन्स ये हुआ कि 10 महीने गुजर गए हैं जब से वो यहाँ आया था। तो इनको भी अलग अलग यूनिट्स में बांटा है कि जब से मैं यहाँ आया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मंथ्स जो है वो गुजर गए हैं। तो इस सेंस में अगर कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स का प्रयोग हो तब आप प्लूरल की वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और अगर कॉर्डिनल एडजेक्टिव के बाद में सर्टेन अमाउंट, डिस्टेंस, हाइट, वेट इनका बोध हो तब आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रो। नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमें देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वास्तव में वो सिंगुलर होते हैं, तो उनके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना चाहिए। देखिए किस तरह के कौन कौन से हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ। जैसे कुछ हमारे सब्जेक्ट्स के नाम हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। आप इन्हें देख रहे हैं तो ये मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, लास्ट में इनके ऐसा लग रहा है कि एस है या येस है जिसके प्लूरल की तरह हों, लेकिन क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होते हैं, ये सिंगुलर हैं। इनके साथ हमेशा वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर की वर्ब आएगी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, कि जो फिजिक्स है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अब क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स का प्रयोग एक सब्जेक्ट के रूप में हुआ, इसीलिए वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। तो ये सब सिंगुलर वर्ब वाले हैं, लेकिन यदि सब्जेक्ट से पहले कोई प्रोनाउन हो तो फिर वो सब्जेक्ट नहीं रहता, फिर उसका उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आंकड़ा प्रस्तुत करता है वो। देखिए जैसे अगर हम कहें, नेक्स्ट रूल है कि यदि सब्जेक्ट्स के नेम से पहले, यदि सब्जेक्ट के नाम से पहले कोई प्रोनाउन, जैसे माई, हिज, हर, एक्सेट्रा, ये होते हैं, तो फिर जो वर्ब आएगी वो कौन सी होगी? वो प्लूरल वर्ब होगी, क्योंकि फिर वो सब्जेक्ट की तरह नहीं होता, फिर वो उसका हिसाब की तरह होता है। देखिए जैसे अगर हम कहें
कि हिज मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर। तो यहां इस सेंस में आर का प्रयोग होगा, क्योंकि यहां सब्जेक्ट के नाम से पहले क्या है, ये प्रोनाउन है। तो जब भी ये पॉजिटिव केस के प्रोनाउन किसी सब्जेक्ट से पहले लिखे हुए हों तो वो उसका फिर सब्जेक्ट नहीं रहता, वो उसका हिसाब बन जाता है। जैसे हिज मैथमेटिक्स का मतलब है उसका गणितीय हिसाब, उसकी हिसाब जोड़ने की, उसका आंकड़ा जोड़ने की क्षमता। तो उसका जो गणितीय हिसाब है वो बहुत कमज़ोर है। या हिज फिजिक्स आर वेरी पुअर, जो उसका भौतिकीय हिसाब किताब है वो बहुत कमज़ोर है। तो यदि आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के नाम से पहले कोई प्रोनाउन इस तरह का आता है तो वहाँ वर्ब हम प्लूरल के प्रयोग करेंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ये प्रयोग हुए हैं तो वर्ब सिंगुलर की आएगी। इकोनॉमिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट की तरह प्रयोग हुआ, इकोनॉमिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हिज इकोनॉमिक्स आर नॉट गुड, तो फिर उसका ये मीनिंग होगा कि जो उसका आर्थिक आंकड़ा है वो ठीक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए, आगे आप ये समझिए कि वैगेज कई बार एग्जाम में आया है। यू नो वैगेज, WAGES, इसका मीनिंग जब पनिशमेंट हो तो इसके साथ सिंगुलर के वर्ब का प्रयोग करेंगे, और जब इसका मीनिंग पारितोषिक या पारिश्रमिक हो, चार्ज एज ए लेबर, तो फिर इसको हम प्लूरल की तरह प्रयोग करते हैं। मतलब क्या है कि देखिए, अगर इसका जो मीनिंग है वो पनिशमेंट अगर निकलता है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। और यदि इसका मीनिंग द चार्जेस ऑफ द लेबर, मतलब जो हमने मेहनत करी उसका जो हमें चार्ज मिला, मजदूरी जिसको कहते हैं, मजदूरी के अर्थ में अगर इसका प्रयोग होता है तो फिर हम इसको प्लूरल वर्ब कहते हैं। इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर हम कहें द बैगेज ऑफ सिन, पाप का जो दंड है, तो यहां पर बैगेज ये दंड के रूप में प्रयोग हुए, पनिशमेंट के रूप में, तो वर्ब का प्रयोग हम किसका करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। तो द बैगेज ऑफ सिन इज डेथ, जो पाप का दंड है वो मृत्यु है। तो क्योंकि यहाँ पनिशमेंट के अर्थ में बैगेज का प्रयोग हुआ, इसीलिए हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि इस तरह से है कि हिज वैगेज आर नॉट एनफ, जो उसका चार्जेस ऑफ द लेबर है वो काफ़ी नहीं है, तो यहाँ हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर इस सेंस में इसका प्रयोग हुआ तो वर्ब प्लूरल, और अगर पनिशमेंट के अर्थ में इसका यूज हुआ है तो वर्ब सिंगुलर। ठीक है, इसको राइट डाउन करिए। नेक्स्ट देखिए, जब भी दो नाउन से पहले नो का यूज हो तो फिर वो प्लूरल नहीं होता, वो सिंगुलर ही होता है, और उसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखिए, जैसे पहले रूल लिखिए कि यदि दो
नाउन्स से पहले नो का प्रयोग हो तो जो वर्ब है वो कैसी आएगी, वो सिंगुलर की आएगी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे नो बॉय एंड नो गर्ल, यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स हैं जो एंड से जुड़े हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, लेकिन साथ ही साथ इन नाउन से पहले इस नो का प्रयोग है। आप देख रहे हैं दोनों। तो जब दो नाउन से पहले नो का प्रयोग हो और वे दोनों एंड से जुड़े हों तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर की आएगी। जैसे यहाँ पर देखिए, नो बॉय एंड नो गर्ल, तो अब यहाँ पर जो वर्ब आनी है वो सिंगुलर की आनी है, वाज, कि नो बॉय एंड नो गर्ल वाज प्रेजेंट देयर। कोई भी लड़का या कोई भी लड़की कल वहाँ नहीं थी। तो इस तरह से नाउन से बाद में अगर नो का प्रयोग होता है तो एंड से भले ही वे जुड़े हुए हों, उसको हम प्लूरल नहीं मानेंगे और वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर की होगी। आगे कुछ ऐसे शब्दों का युग्म होता है, पेयर ऑफ वर्ड्स ऐसे कुछ होते हैं जिनका जो एक ही तथ्य को या एक ही बात को या एक ही नाउन की तरफ इशारा करते हैं। वे भले ही एंड से जुड़े हुए हों लेकिन वे एक ही तथ्य की तरफ इशारा करते हैं, तो उनके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे बैग एंड बैगेज, ठीक है, और बहुत सारे हैं, मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, जैसे कि आप रूल लिखिए। नेक्स्ट रूल ये है कि यदि दो नाउन्स एंड से जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं, एंड से, तथा वे एक ही तथ्य को या बात को प्रकट करते हो, एक ही बात को वे प्रकट करें, एक ही तथ्य को वे प्रकट करें, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर की आएगी। ठीक है, अभी समझ में आपकी नहीं आया, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं तब आपकी समझ में आएगा। जैसे देखिए, कुछ वर्ड्स, वो कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जनरली जिनसे एक ही तथ्य या एक ही नाउन की तरफ जिनसे इशारा होता है, वो मैं लिख कर देता हूं आपको। देखिए यहाँ पर, जैसे राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरेज, स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी, कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग, ऐसे ही है बैग एंड बैगेज, और तो ये इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जो एंड से तो जुड़ रहे हैं लेकिन इनसे एक ही तथ्य, एक ही बात या एक ही नाउन, लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड सबस्टेंसेस एक्सेट्रा। तो ये वो कुछ नाउन्स हैं जो एंड से भले ही जुड़े हुए हैं लेकिन इनसे एक ही तथ्य प्रकट होता है। तो जब भी हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह इनका प्रयोग हो तो आप वर्ब हमेशा सिंगुलर के प्रयोग करेंगे। देखिए मैं एग्जांपल देता हूं। और यदि आप इनको राइट डाउन नहीं कर रहे हैं तो राइट डाउन करते चले जाएं ताकि आप
कभी भी कहीं भी इनको देख सके और इनको याद रख सके। ठीक है, अब देखिए अगर हम कहते हैं कि राइस एंड करी, तो क्योंकि कड़ी और चावल ये एक ही भोजन की तरफ इशारा करता है, ये कड़ी और चावल अलग अलग नहीं हुआ, इसीलिए इसके साथ वर्ब हम क्या लाएंगे, सिंगुलर की। इज ए पॉपुलर डिश, राइस एंड करी इज ए पॉपुलर डिश, क्योंकि ये एक ही भोजन को, एक ही खाने को प्रकट करता है, इसीलिए इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर की। ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा और गाड़ी, इज स्टैंडिंग एट द गेट, घोड़ा और गाड़ी गेट पर खड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक घोड़ा है और एक गाड़ी है, ये घोड़ा और गाड़ी एक ही तथ्य, एक ही नाउन की तरफ इशारा करता है जो वैगन है। ठीक है, तो इसीलिए इसके साथ भी वर्ब हमें कैसी लानी है, सिंगुलर की लानी है। तो आप इनको नोट्स कर लीजिए, ताकि आप ऐसा नहीं कि द हॉर्स एंड कैरेज और राइस एंड करी आएगा। स्लो एंड स्टडी, लॉन्ग एंड शॉर्ट, सब एंड सबस्टेंसेस, है ना, बैग एंड बैगेज, कमिंग एंड गोइंग, अप्स एंड डाउन्स, कुछ भी हो सकता है, आप इनको नोट करिए। ठीक है, नेक्स्ट, you know, सपोजिशनल सेंटेंसेस, कोरी कल्पना वाले वाक्य जिनमें कल्पना होती है, केवल इमेजिनेशन होती है, वो सपोजिशनल सेंटेंसेस होते हैं। ये स्टार्ट कैसे होते हैं, ये या तो इफ से, या एज इफ से, या एज दो। ठीक है, या आई विश, आई विश, या ही विशेज, या सी विशेज, या सपोज, या इफ ओनली। ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनसे ये सपोजिशनल सेंटेंस, इफ ओनली। तो अगर सपोजिशनल सेंटेंस हमारे इनसे बनते हैं, स्टार्ट होते हैं, तो उनमें कोरी कल्पना है, और जिनमें कोरी कल्पना है समझ लीजिए उनमें हमेशा वर्ब का प्रयोग होता है, प्लूरल वर्ब वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, या पहले इसको लिखिए कि इफ ओनली से स्टार्ट होने वाले वाक्य में हमेशा प्लूरल वर्ब वर्ब का प्रयोग करेंगे, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि सपोजिशनल सेंटेंस है तो फिर हमेशा वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे कि इफ ओनली शी वर माई वाइफ। यहां इसको देखिए आप, इफ ओनली शी वर माई वाइफ, सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन इसमें कोरी कल्पना है, टोटली इमेजिनेशन है, इसीलिए वर्ब का प्रयोग इसमें होगा। या देखिए जैसे
आई वर ए डॉक्टर, और दैट, वुड दैट, वो भी इसी में यहाँ आ सकते हैं, और दैट और वुड दैट, इनसे भी इमेजिनेशन होती है। और दैट आई वर ए डॉक्टर, ठीक है। ये जैसे ही वॉक्स एज दो ही वर ए हीरो, वो इस तरह से चलता है मानो कि वह कोई हीरो हो। तो इस तरह के कोरी कल्पना वाले वाक्यों में हम सपोजिशन सेंटेंस में हम हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ओ दैट, वुड दैट, ये जो है ये ऑब्जेक्टिव की तरह है, इनमें भी हम वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब ये तो हैं सपोजिशनल सेंटेंसेस जिनसे कोरी कल्पना प्रकट होती है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो इफ से स्टार्ट होते हों लेकिन उनमें कोरी कल्पना नहीं होती। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। आप इनको देखिए, उसके बाद मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बताता हूँ। जल्दी से इसको राइट डाउन करें। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस की बात आई तो इसमें ये शर्तवाचक वाक्य होते हैं। इनमें किस तरह की शर्त होती है ये आप देखिए कि देखिए, यदि हमारा सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस यदि हमारा इस तरह से है कि यदि राम वन को न जाते तो राजा दशरथ की मृत्यु न हुई होती। एक कंडीशन है कि यदि ऐसा ना होता तो ऐसा ना होता। या फिर देखिए, जैसे यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें कुछ धन दे देता। एक तो कंडीशनल सेंटेंस है इस तरह की। देखिए, इनमें एक ही वाक्य में दो उपवाक्य है, मीन्स दो क्लासेस हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। एक क्लास ये तो से स्टार्ट होती है आगे, और दूसरी जो पहली क्लास है वो यदि से स्टार्ट होती है। एक उपवाक्य, एक क्लास हमारी यदि के आगे है, दूसरी क्लास हमारी तो के आगे है। लेकिन इनकी विशेष पहचान ये है कि ये दोनों ही क्लासेस जो होती हैं ये अपने ता ती ते पर फिनिश होती हैं। दोनों क्लासेस जब ताती ते पर फिनिश हो तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमारी प्रिंसिपल क्लास है इसमें क्या है कि एक प्रिंसिपल क्लास होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लास होती है। तो जब भी किसी वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लास हो और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लास हो तो वाक्य हमेशा कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये कॉम्प्लेक्स वाक्य है। सबऑर्डिनेट क्या कि यदि तुम मेरे पास आते, यदि आपसे इतना कहा जाए या आपसे इतना पूछा जाए कि यदि तुम मेरे पास आते, तो क्या आप पूरी बात का मीनिंग समझ गए? नहीं समझिए। तो जो क्लास अपना मीनिंग अधूरा रखती है ये अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए कौन सी क्लास पर डिपेंड होती है? प्रिंसिपल क्लास पर। तो उस अधूरी क्लास को तो कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लास, और जिसका मीनिंग पूरा होता है, मैं तुम्हें कुछ धन देता, कौन किसे क्या देता, कंप्लीट मीनिंग है, इसको कहेंगे प्रिंसिपल क्लास। तो देखिए, बात यह है कि जब दोनों क्लासेस का हिंदी के लास्ट में जो ता ती ते आए तो हमको कौन सा रूल फॉलो करना है कि जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लास है, सबऑर्डिनेट क्लास,
यदि से शुरू होने वाली, आप ये ध्यान रखना, यदि से हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट होती है तो उसको तो हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट का मीन्स क्या है कि पहले सब्जेक्ट, फिर हेड और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज अधूरे उपवाक्य मतलब यदि से स्टार्ट होने वाली क्लॉज है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो दूसरी क्लॉज है तो से स्टार्ट होने वाली, जिसको कौन सी क्लॉज कहेंगे, प्रिंसिपल। और जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसको हम किस में बनाएंगे, जो हमारी तो से दिखती है उसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट वुड हैव, और नेगेटिव अगर है तो वुड नॉट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट्स। ये रूल आपको फॉलो करना है, ये रूल आपको ध्यान रखना है। कहीं भी इस तरह का सेंटेंस आता है तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो वाक्य के स्टार्टिंग में भी हो सकती है, वो वाक्य के लास्ट में भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि यदि वाला पोर्शन मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज वाक्य की स्टार्टिंग में ही होगी। सेंटेंस नंबर 1 कैसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि राजा दशरथ की मृत्यु ना हुई होती यदि राम वन को न जाते। सेंटेंस नंबर 2 कैसा हो सकता है, वो ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें कुछ धन दे देता यदि तुम मेरे पास आते। तो ये जरूरी नहीं है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज ही हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग में होगी या प्रिंसिपल क्लॉज ही हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग में होगी। कोई सी भी क्लॉज लास्ट में या स्टार्टिंग में हो सकती है। बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको इस रूल को फॉलो करके आप उसमें ये रूल फॉलो करना है, और जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें ये रूल फॉलो करना है। तो देखिए इसको जैसे हम अगर बताएं कि यदि राम वन को न जाते, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, पास्ट परफेक्ट में बनेगी। तो कैसे बनाएंगे, यदि के लिए हम लाएंगे इफ। पास्ट परफेक्ट में पहले सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट के बाद हेड, और क्योंकि निगेटिव भी है वाक्य न जाते तो हेड के बाद क्या लाएंगे, नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, कहा वन को, टू दी फॉरेस्ट। तो इफ राम हैड नॉट गॉन टू दी फॉरेस्ट, अगर राम वन को न जाते तो के लिए हम क्या लगाना है, कॉमा। और ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है इसको हमें सब्जेक्ट वुड और नॉट हैव से बनाना है, ठीक है। तो राजा दशरथ की मृत्यु न हुई होती, किंग दशरथ, सब्जेक्ट के बाद वुड, और क्योंकि वाक्य हमारा निगेटिव भी है इसीलिए हम क्या लिखेंगे, वुड नॉट हैव। अब जो मेन वर्ब है उसकी डाई की थर्ड फॉर्म डाइड, ठीक है। तो इफ रामा हैड नॉट गॉन टू द फॉरेस्ट, किंग दशरथ वुड नॉट हैव डाइड। ऐसे ही इसको बनाइए, यदि तुम मेरे पास आते, इफ यू हैड कम टू मी, तो के लिए कोमा, मैं तुम्हें कुछ धन दे देता, आई वुड हैव गिवन यू सम मनी, ठीक है। इफ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव गिवन यू सम मनी। तो इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर ये क्लास हमारी पहले है तो पहले क्लास अगर ये होती तो कैसा होता कि आई वुड हैव गिवन यू सम मनी इफ यू हैड कम टू मी, ठीक है। ये हमारे कंडीशनल सेंटेंस है, और आशा करता हूँ, आई होप दैट you are able to understand my feelings and you are able to understand my, जो भी कुछ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जो भी कुछ मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, यदि आपके वो समझ में नहीं आता है तो आप इसको दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, हो सकता है आपकी समझ में आ जाए। वैसे ऐसी कोई बात मैं नहीं बताता जो आपकी समझ में ना आए, हाँ, लेकिन जिसका बेस बहुत ही वीक है एंड दैट इज़ नॉट एबल टू फेस द एग्ज़ाम ऑफ एसएससी, तो उसको वाकई में प्रॉब्लम हो रही होगी। लेकिन क्योंकि आपको अच्छे लेवल से चलना है ताकि आप अच्छे लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें, इसलिए आपको ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ये हम आज का जो हमारा वर्ब
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक था, ये फिनिश होता है। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।